विधानसभा की राजनीति अब आपके घर तक, आपके आंगन तक और आपके चूल्हे चौके तक पहुंच रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुशीनगर समाचार देख रहे हैं। विधानसभा की दौड़ और लगातार प्रत्याशियों की जो आवागमन है आपके दरवाजे तक लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इस संबंध में हम भी लगातार प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या होगा। स्थानीय मुद्दा, जिस क्षेत्र से उनको लड़ना है, जिस क्षेत्र से विधानसभा लड़ना है, आखिर उस क्षेत्र का मुद्दा क्या होने वाला है। तो फिलहाल 333 में खड़े हैं। कुशीनगर की ये पृष्ठभूमि है और कुशीनगर के डेयरी कॉलेज में खड़े हैं और यहाँ के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्र जी, उनसे ही बातचीत करना है क्योंकि ये भी इस समय राजनीति में अपने उच्चतम शिखर को छू रहे हैं और लगातार दरवाजे और आपके क्षेत्रों में भ्रमण करके आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए डायरेक्ट उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे पूरे पार्टी का मोटो जानते हैं और स्थानीय कार्यों के बारे में थोड़ा विवरण जान लेते हैं। सर, आपका चूँकि आप एक प्रोफेसर के पृष्ठभूमि से आप बिलोंग करते हैं, तो शुरुआती दौर में यही पूछेंगे आपसे कि 333 जिस विधानसभा के लिए आप घूम रहे हैं, तो क्या कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं, यही बताइए। देखिए, 333 विधानसभा बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैं उपाचार्य हूं और यह भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस स्थान का बहुत महत्व रखता है। NH 28 पर यह केंद्रित है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में यह स्थान दर्ज है। लेकिन जितना पुराना इतिहास इसका है और जिस तरह से इसका विश्व मानचित्र पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से जो इसकी छवि है, वैसा स्वरूप यह दिखाई नहीं पड़ता है लौकिक रूप में। इसलिए इस स्थान का मैंने चयन किया है। केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी की जो सरकार है, वो विकास के जितने भी आयाम हैं, उन सभी आयामों से देश और प्रदेश का चतुर्दिक विकास करना चाहती है। और ऐसे केंद्रों का जो केंद्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विरासत के रूप में जाने जाते हैं, उनका और तीव्र विकास करना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारी देश में और बाहर के देशों में हमारी छवि उभर कर सामने आती है। क्योंकि अगर कोई जानेगा कि भगवान बुद्ध चीन और बहुत सारे देश जितने हैं, जापान है, कोरिया है, जो बौद्धिस्ट देश हैं, तिब्बत है, भारत में बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी हैं, अगर ये मैसेज जाएगा कि भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं था, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, यहाँ बहुत बड़ा उच्च संस्थान शिक्षा का कोई नहीं है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च अध्ययन के संस्थान होने चाहिए, शोध के संस्थान होने चाहिए, मेडिकल के संस्थान होने चाहिए, इंजीनियरिंग के संस्थान होने चाहिए, उद्योग धंधों, कल कारखानों की बात अलग है, वो तो अभी दूसरे पायदान पर आएगा, लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम कम से कम चिकित्सा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से, सड़क, बिजली की दृष्टि से उन्नत अवस्था में यह स्थान होना चाहिए, ताकि बाहर के लोग आए। कुशीनगर अपना परचम लहरा रहा है, तो आपको लगता है कि वाकई 333 जो विधानसभा है, ये आप जिस विधानसभा का आप लगातार दौरा कर रहे हैं जी, तो उस दौरे में आपने क्या कुछ देखा है विधानसभा में, क्या कुछ पॉजिटिव लगा? क्योंकि 3 विश्व पटल की बात कही आपने, शिक्षा, चिकित्सा की बात की आपने, तो इन सब में कितना सुधार कर पाया है आपके पार्टी के लोगों ने या आपके सरकार ने, या अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप घूम रहे हैं, तो क्या कुछ देख रहे हैं उस चीज़ में? नहीं, मैं तो सबसे पहले हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, मैंने 2014 से लेकर 2017 और उसके बाद के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की अब तक जो मेरे संज्ञान में है 164 योजनाओं को जो क्रियान्वित करने का प्रयास किया है, वो सारी योजनाएं वास्तविक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। अगर उन सारी योजनाओं को ठीक से धरातल पर उतार दिया जाए, लोगों को उसके लिए जागरूक कर दिया जाए, तो सरकार को स्वयं बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो किसकी जिम्मेदारी होगी उतारने की? नहीं, वो जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधियों की होगी। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को जो जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार ने दिया, उसको कितना वो उतार पाए हैं, कितना नहीं उतार पाए हैं, ये तो आने वाले समय में संगठन और जनता तय करेगी। लेकिन वो ठीक प्रकार से यदि उतर जाता है, तो निश्चित रूप से कुशीनगर की जो छवि है, जैसा मानचित्र पर ये दिखाई पड़ता है, यह वास्तविक स्वरूप में भी दुनिया के सामने आ पाएगा। अच्छा, जैसे भारत में गांव जो होता है न्यू माना जाता है, और गांव से कहीं ना कहीं आपकी भी पहचान है, विख्यात पहचान है आपकी। तो ये गांव अगर खोखला नजर आ रहा है हमको, गांव में जैसे
बहुत सारी असुविधाएं फैली हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, लगातार इस तरह की असमंजस की स्थिति लगातार बनी है। तो जिस गांव को हम न्यू मान रहे हैं, भारत का न्यू मान रहे हैं, जिससे भारत की मजबूती होनी है, वही कहीं ना कहीं कमजोर है। आपको इस बात में सत्यता दिखती है? नहीं, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए हमारे पास जन धन योजना से लेकर भवन निर्माण की योजना से लेके और शौचालय निर्माण की योजना से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर न जाने कितनी ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अनथक प्रयत्न किया है। और ये सारी चीजें ऐसे दुर्गम क्षेत्र, जो रिमोट एरियाज के क्षेत्र हैं, उनके उन्नति के लिए, उनके लोगों, वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके। जब जीवन की, देखिए, विकास का कोई भी आधार सरकार संरचनागत आधार खड़ा कर सकती है, लेकिन जब तक वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ठीक नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वे अपने आप को उससे जोड़ नहीं पाएंगे। जीवन स्तर ठीक होगा, अच्छे परिवहन के द्रुत गति के साधन उपयोग कर पाएंगे, बिजली का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, सड़क का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, उनके पास परिवहन के अन्य चाक चौबंद साधन उपलब्ध होंगे। कॉलोनियाँ मलिन बस्तियों में तब्दील हो चुकी हैं, वहाँ की अव्यवस्था देखिए, कॉलोनियों के सड़कों की व्यवस्था देखिए, जल निकासी की व्यवस्था देखिए। इन सब दृष्टियों से कुशीनगर जिस उन्नत अवस्था में होना चाहिए, सामान्य स्तर की चीज़ें, भोजन, वस्त्र, मकान की दृष्टि से जो पहली प्राथमिक आवश्यकता है, उस दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अद्भुत किस्म की योजनाएं, एक एक योजनाओं का मैं मूल्यांकन, मैं आपको लिस्ट बनाकर, और लोगों में अब तक मैं करीब 60-65 हज़ार लोगों से व्यक्तिगत मिलकर उन योजनाओं के संबंध में लोगों को बता चुका हूं, जागरूक कर चुका हूं, व्यक्ति से मिल चुका हूं। उन भोजन, वस्त्र, मकान प्राथमिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता हमारी चिकित्सा और शिक्षा की है, वो आवश्यकता उन्नत अवस्था में हो। तीसरी हमारी आवश्यकता परिवहन, सड़क और बिजली की आवश्यकता है, यह आवश्यकता हमारी उन्नत अवस्था में हो। उसके बाद हम चौथी आवश्यकता में आते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मनोरंजन की आवश्यकता है, पर्यटन की आवश्यकता है। तो हमारी जो चौथी आवश्यकता, उस स्तर पर दुनिया के मानचित्र में हमारा कुशीनगर है। अच्छा, दुनिया के मानचित्र पे तो कुशीनगर है हमारा जी। अब चूंकि क्षेत्रीय राजनीति, जिस राजनीति को आप करने की अग्रसर में है, अग्रसर हेतु है आगे, तो उस अग्रसरता आपकी बढ़ रही है धीरे धीरे, लगातार राजनीति में आपको सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। तो क्षेत्रीय राजनीति को किस तरह देखते हैं? ये जो क्षेत्र की राजनीति है, जिस क्षेत्र से हमारी पहचान है, हम और आप बताते हैं कि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, तो वो उस राजनीति को किस तरह देखते हैं? अब देखिए, यहाँ की राजनीति को हमारा मैं तो एक संगठन और विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं उस दृष्टि से चीज़ों को देखना, सकारात्मक रूप से देखना पसंद करता हूं। मैं किसी की निंदा में और किसी की बुराई में और उसको खोजने में मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। लेकिन आज और अभी से एक बेहतर वातावरण सृजन हो और उस वातावरण का मैं हिस्सा बन सकूं, इसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। सकारात्मक राजनीति की दिशा चले, और अब तक जो लोग रहे हैं उस अपने कृतित्व का मूल्यांकन वो स्वयं करें कि हम कुशीनगर के लिए क्या किए हैं, किसी नगर के लिए क्या कर सकते थे, और भी बेहतर क्या कर सकते थे। लेकिन हमारे अनुसार जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो स्थानीय निकाय का जनप्रतिनिधि हो, किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, विधायिका का हो, लोकसभा, राज्यसभा का, विधान परिषद का, विधानसभा का हो, उसको यह तय करना पड़ेगा कि हम एक उत्कृष्ट मानदंड अपने जीवन में पहले स्थापित करेंगे। क्योंकि यह हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में जो जनप्रतिनिधि है, जिसका सामाजिक राजनीतिक जीवन है, उसका निजी जीवन भी सार्वजनिक जीवन ही होता है। तो अगर क्षेत्रीय राजनीति में बार बार घेर के आपको इसीलिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति पे बात करना बहुत जरूरी है, अहम भी है। ये बताइए कि क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो सबसे बड़ी अगर अव्यवस्थाओं के बारे में आपसे मैं बात करूँ कि क्षेत्र में तमाम आपने बोला 65,000 लोगों से मिला, एक लंबा कतार है लोगों का, लंबा जनसंपर्क रहा आपका, तो सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या लोगों के जहन में रहा कि वो किस अव्यवस्थाओं पर सबसे ज़्यादा प्रखरता से आपसे बात किया? देखिए, हमको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी महसूस हुई लोगों की कि हमारे क्षेत्र में जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, वो योजनाएं, उन योजनाओं की या तो लोगों को जानकारी नहीं है, अथवा यदि जानकारी है तो उस जानकारी के अनुसार वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वो लाभ उठा पाएं इस नाते उनका सहयोग करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का समाज बहुतायत शिक्षित समाज नहीं है।
वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, इंटरनेट का, अन्य बहुत सारे संचार के माध्यमों का बड़ी कुशलता से उपयोग नहीं कर सकता। वो दुकान पर, साइबर कैफे में, कंप्यूटर की दुकान पर जाता है, कोई आवास योजना से संबंधित उसको एप्लीकेशन भरना होता है, उसके पास एक ऐसा हैंड होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए जो उसकी दुर्व्यवस्था को समझकर उसके अनुसार व्यवहार करके। तो जैसे आपके अनुसार किस तरीके से हम आम जनमानस तक सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से? हम तो इस आधार पर, जैसे हमारे यहाँ, अगर मुझे अवसर दिया संगठन ने, पार्टी ने, तो हम ऐसे संसाधन विकसित करेंगे कि आप हमारे पास आइए और जो दुकान पर जाकर आप अपना आवेदन कराते हैं, हम आपको बताएंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं को इस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। हम गाँवों में जाकर, चौराहों पर जाकर, बाजारों में जाकर कैंप लगाएंगे, उसके लिए अपने साथ पढ़े लिखे 4-6 लोगों को ले जाएंगे जो तकनीकी रूप से जानकार होंगे। वहाँ लोगों को उन कार्यशाला लगाकर बताएंगे कि इन योजनाओं को ऐसे आप ऑनलाइन स्वयं भर सकते हैं, आप नहीं भर सकते, आपके घर में कोई, हाँ, और आसान करेंगे। तो ये और 333 में अगर मैं पूछूं कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार, 333 की सिर्फ बात, मैं माननीय मोदी जी को और योगी जी को दोनों को किनारे करता हूं और 333 की प्रखरता से बात करता हूं कि 333 में अगर इस बार इलेक्शन होने वाले हैं, हालांकि इलेक्शन तो पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, लेकिन 333 पे खड़े हैं तो बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं 333 क्या मुद्दा विशेष रह गया है, उस मुद्दे को अगर आपके जहन में है कि नहीं इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना है, तो थोड़ा सा वो बात करें। देखिए, हम तो जनता को पूरी तरह जागरूक करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जो भी हैं, वो मैं उस योजनाओं में कितना भागीदार हो सकता हूं, उन योजनाओं को धरातल तक लोगों तक पहुंचाने में, ये मेरा प्रमुख मुद्दा होगा। क्योंकि हमको चुनाव यदि लड़ना है तो दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ना है, उनके पास योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, नियोजन है ही नहीं। हमारे पास योजना, कार्यक्रम, नीति और नियोजन है, उसको ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, वो कुशलता पूर्वक, शीघ्रता से, अच्छी सैया का, यानी जिसमें सभी प्रकार के जो चिकित्सा की जरूरतें हैं वो सब पूरी हो सके, जल्दी से वो बनकर तैयार हो जाए। कम से कम कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन केंद्र जो IIT की तर्ज पर हो या विश्वविद्यालय स्तर का हो, इस तरह का एक अध्ययन केंद्र स्थापित तो हो। यहाँ किस तरीके से दावे करना चाहते हैं? ये आप केंद्र या राज्य सरकार से चाहते हैं या खुद जो यहाँ के विधायक प्रतिनिधि होंगे जो नेतृत्व लेंगे अपने हाथों में, उनसे चाहते हैं? नहीं, जो विधायक यहाँ का होगा वह उसका इनिशिएटिव लेगा, उसका परसू करेगा, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त करेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ की जो जरूरत है, जो छवि है कुशीनगर स्थान की, उस स्थान के अनुसार अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ठीक से उसके लिए निवेदन किया जाए, आगे बढ़कर बार बार प्रयत्न किया जाए, तो निश्चित रूप से वो सहमत होंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत दिनों से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बातचीत चल रही थी, संज्ञान लिया गया तो प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़कर किया। मेडिकल कॉलेज उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर किया। लेकिन जब विश्व पटल पे इस धरती का नाम अपना परचम लहरा रहा है, वहीं बगल के अगर गांवों की बात कर लिया जाए, अगल बगल आपने तमाम क्षेत्र घूमे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपरिचित होंगे इस बात से, तमाम अव्यवस्थाएं फैली है। तो आपको लगता है ना, जहां विश्व पटल पे ये कुशीनगर का नाम लहर रहा है, इसका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जा रहा है, वहीं अगर ये व्यवस्थाएं फैली हैं, अव्यवस्थाएं फैली हैं, तो उसको दूर कर देना चाहिए, ये जिम्मेदारी। और आपने बार बार ये बात भी कहा है कि धरातल पे योजनाएं नहीं उतर पाई हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी, ये भी बता दीजिए। अब देखिए, धरातल पर अगर योजना नहीं उतर पाई है तो हम स्थानीय जनप्रतिनिधि उसमें कितने सहभागी हैं, ये तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये तो कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी से बिलोंग करते हैं अब जनप्रतिनिधि, उनका नहीं, हमारी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो 4-5 साल से हैं अभी, लेकिन देश आजाद हुए 70 साल से अधिक हो गया। इसके पहले लोगों, भगवान बुद्ध का कार्यकाल बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है, लेकिन हमारे देश आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं, 74 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन इन वर्षों में लोगों ने क्या किया उसका भी हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। इन 4-5 वर्षों का हमारा मूल्यांकन का केवल आधार नहीं है, 4-5 वर्ष का मूल्यांकन करके हमारी पार्टी तय करेगी कि किसको क्या आगे जिम्मेदारी देनी है, क्या नहीं देनी है। लेकिन जो विधायक होगा हमारी पार्टी से, या वो तो समूचे पीछे के परिदृश्य का मूल्यांकन करेगा, समूचे पीछे की पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करेगा, और उन सब का मूल्यांकन करने के बाद
कम से कम मुझे यदि अवसर मिलता है तो उस अवसर के आधार पर मैं आगे का मानदंड तय करूंगा कि आने वाले 5 वर्षों में हमारा ये एजेंडा है और इसको हर हाल में मुझे पूरा करना है। तो जिस एजेंडे को लेके, जिस मुद्दे को आप लेके चलेंगे और फिर पिछले जो लोग रहे हैं उनका मूल्यांकन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका तो समय मूल्यांकन में बीत जाएगा और समय फिर वो बचेगा नहीं जो आप करना चाहते हैं। मुझे मूल्यांकन इसलिए नहीं करना है कि किसी की निंदा में मुझे जाना है। मुझे मूल्यांकन इसलिए नहीं करना है कि किसी की कमी निकाल कर और उसको जनता में फैलाना है। मुझे मूल्यांकन केवल ये करना है कि पीछे कितना किसके द्वारा किया गया, कितना रह गया है। जो रह गया है उन सबको करना है मुझे, और बहुत जितना हो जाना चाहिए था उसका शायद आधा भी नहीं हो पाया, 1/3 भी नहीं हो पाया, लेकिन जो भी बच गया उसको आगे मुझे करना है। हमको किसी की नकारात्मकता में नहीं जाना है कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया। हम संगठन और विचारधारा के अनुशासित व्यक्ति हैं। संगठन और विचारधारा का निर्णय यदि मेरे पक्ष में आता है तो मैं उन जो भी बचा हुआ है उसको तीव्रता से सन्नद्ध होकर 24 घंटे जनता के बीच रहकर मैं वो कार्य पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। शिक्षा प्रणाली से, जो कुशीनगर में शिक्षा प्रणाली चल रही है आपकी, इससे खुश हैं आप? कुशीनगर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम केवल कुशीनगर की ही बात नहीं कर रहे हैं। देश में अब तक 2 नई शिक्षा नीति आ चुकी है, ये तीसरी नई शिक्षा नीति है। और ये नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका नाम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इस एजुकेशन पॉलिसी में 5 महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करने की योजना है। पहली योजना है कि किसी भी स्तर पर केवल आप सीखना चाहते हैं अथवा केवल आप प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं अथवा दोनों करना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए विकल्प आपके खुले हैं। अगर केवल प्रमाण पत्र चाहिए तो आप ले सकते हैं, केवल सीखने का कला हुनर चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, आपको सीखना भी है, प्रमाण पत्र भी चाहिए तो वो ले सकते हैं। इस नई शिक्षा नीति में एक दूसरी बात है कि लैंगिक असमानता के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली में कोई भी जातिगत असमानता, क्षेत्रगत असमानता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें आयु को लेकर शिक्षा की बात होगी कि इसमें आयु, जाति, समान सब हर चीज़ आपने बताया। इसमें अगर हम शिक्षा को छोड़ के स्वास्थ्य पे बात कर लें, आपके 333 में ही 333 की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपकी पहचान व्यापक हो रही है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करेगा, स्वास्थ्य प्रणाली की, तो उससे कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम संतुष्ट यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था से नहीं है, एकदम नहीं है। क्योंकि पास का महानगर है गोरखपुर, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज है और अब हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी के प्रयास से गोरखपुर में एम्स की शाखा अब चलनी शुरू हुई है। उसका एक तरह से एक्सटेंशन काउंटर आप कह सकते हैं कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज, जो शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। यद्यपि कुशीनगर जिले और कुशीनगर विधानसभा की आवश्यकता की दृष्टि से वो अभी बहुत पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। आप कितना सफल होंगे यहाँ की राजनीति को बदलने में, क्षेत्रीय राजनीति को बदलने में? अपने आप को कितना सफल कर पाएंगे आप? नहीं, हम तो देखिए, मैं पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा और लगन से अपना कार्य मुझे केवल करना है, सकारात्मक दिशा में कार्य करना है। और मैं ये मानदंड स्थापित करके दिखाऊंगा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी विधायक को कैसा होना चाहिए। क्योंकि यदि जनता से, लोक से यदि मैं चुन के आता हूँ तो लोक को मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आपने ये बात छेड़ी दिया है तो मैं पूछ लेता हूँ, नेता होना कैसा चाहिए? क्योंकि बार बार हम जो जनता नेता चुनती है, उत्तरदायित्व तो सौंपती है, अपना नेतृत्व सौंपती है उनको, और वो हमारा उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं अपने उत्तरदायित्व का। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल। अगर आपसे पूछे कि एक शब्दों में, या मतलब एक जितने शब्दों में आप बता लीजिए, आप व्याख्या कर लीजिए कि नेता होना कैसा चाहिए? देखिए, नेता होना इस स्तर पर चाहिए कि अधिकतम लोगों को वो संतुष्ट कर सके, अधिकतम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सके और उन लोगों को, सामने वाले को भरोसा उसमें जग सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े अधिवक्ता को मैं 5-6 वर्ष पहले बहस करते हुए देख रहा था। वो अधिवक्ता बहुत बड़े अधिवक्ता नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए गए थे एक बड़े सीनियर लॉयर के साथ। तो जज ने उनसे पूछा कि आप कैसे समझते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय में बहस करने के लिए आए हैं और आपके मुवक्किल को जमानत मिल जाएगी या वो बरी हो जाएगा या उसकी विजय हो जाएगी, आप उसको डिफेंड कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा, मिलार्ड, मेरा यह मुद्दा ही नहीं है कि वो विजय होगा या वो जीत जाएगा या उसकी जमानत हो जाएगी।
लेकिन मेरा यह मुद्दा जरूर है कि मेरे पीछे खड़ा मेरा क्लाइंट मेरे कार्य, व्यवहार और आचरण से 100% संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। यदि मेरी बहस से, मेरे फाइल तैयार करने से, मेरे आर्गुमेंट से, मेरे तथ्य और रिकॉर्ड देने से वो पूरी तरह यदि संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूं। निर्णय क्या करना है वो आप जानते हैं, लेकिन मैंने अपना बेस्ट जितना अधिकतम है मैं उसके लिए खड़ा हूं। परिणाम क्या होता है ये परिणाम तय कर पाना 100% मेरे बस में नहीं है, लेकिन उसको पूरा विश्वास ये मैं दिला के रहूंगा कि मैं जितना भी कर रहा हूं बेहतर कर रहा हूं। यही विश्वास जनता को दिलाना चाहते हैं कि आप जो करेंगे बेहतर करेंगे और उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरी निष्ठा और लगन से प्रयास करूंगा। चलिए 333 का विधानसभा जो है ये आपको देखेगा, बड़ी कुशलता से देखेगा और इंतजार रहेगा आने वाले समयों में जब टिकट का वितरण होगा तो अगर किसके खाते में टिकट जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। और आपके खाते में अगर आएगा तो पुनः मुलाकात होगा। और मैंने बहुत कटाक्ष किया और आपने बहुत काउंटर भी किया सवालों का। लेकिन मैं ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि आप आज की डेट में मुझे टिकट न तो मिल चुका है न तो मैं विधायक हो चुका हूं, लेकिन आज की बात 15 दिसंबर 2021 की बात आप मुझे ध्यान में रखिए और आने वाले समय में आपको 100%, 99% मैं इस पर खरा दिखाई पड़ूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। विधानसभा चुनाव और तमाम प्रत्याशी जो आपके लगातार आपके गांव में भ्रमण कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो अलग अलग नेताओं से हमने भी आपसे वादा किया था कुछ समाचार ने कि अलग अलग लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आखिर वो किस मुद्दे को लोग सोचते हैं, ये जानना और आप तक उनके विचारधाराओं को लेके आना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम इसको लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।